साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। विश्व बैंक के अनुसार भारत में लर्निंग पॉवर्टी अर्थात अधिगम निर्धनता में वृद्धि हुई है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि एक तरीके से ये निगेटिव बात है। विश्व बैंक के ग्लोबल डायरेक्टर फॉर एजुकेशन जैमे सवेद्रा के अनुसार लर्निंग पॉवर्टी जो है ये 54% से बढ़ करके 70% हो गई है। लर्निंग पॉवर्टी का अर्थ है कि 10 वर्ष के ऐसे बच्चों के प्रतिशत से है जो एक सामान्य कहानी को पढ़ और समझ नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं लर्निंग पॉवर्टी के संकेतकों में निम्नलिखित में से क्या शामिल होते हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ों के आधार पर लर्निंग पॉवर्टी को आंका जाता है। पहला, प्राथमिक शिक्षा के अंत में स्कूली शिक्षा और सीखने की अवधारणा, पढ़ने की कुशलता तथा सतत विकास लक्ष्य 4 को या 4 की रिपोर्टिंग प्रक्रिया के क्रम में स्कूलों में नामांकन। बुनियादी शिक्षा में सुधार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए विश्व बैंक ने एक वैश्विक लक्ष्य भी निर्धारित किया है। यह लक्ष्य है लर्निंग पॉवर्टी दर में कटौती करके वर्ष 2030 तक उसे कम से कम आधा करना है। लर्निंग पॉवर्टी में कमी के लिए जो संभावित उपाय हैं वो कौन से हैं। पहला, नए स्कूल की स्थापना के समय स्कूल में बच्चों के पुनः नामांकन में वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए। दूसरा, बच्चों की सीखने की क्षमता की स्थिति जानने के लिए उनका नियमित रूप से आकलन किया जाना चाहिए। तीसरा, बच्चों को आधारभूत शिक्षा पढ़ाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चौथा, कैचअप लर्निंग को बढ़ाने के लिए शिक्षकों को छात्रों को उनकी आयु और कक्षा स्तर की बजाय उनके सीखने के स्तर के आधार पर उन्हें समूहबद्ध करने हेतु समर्थन दिया जाना चाहिए। अगला है पांचवा, डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर उपकरणों और शिक्षक पेशेवर विकास में निवेश करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं लर्निंग पॉवर्टी में कमी के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों की। तो पहला है नई शिक्षा नीति 2020। इसमें कक्षा 3 तक सभी छात्रों द्वारा मूलभूत साक्षरता और अल्पसंख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह लक्ष्य वर्ष 2025 तक प्राप्त किया जाना है। वहीं दूसरा है समझ के साथ पढ़ने तथा संख्या गणना में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल, जिसे शॉर्ट में निपुण भारत कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। यह मूलभूत साक्षरता और संख्या कौशल अर्थात फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN पर एक राष्ट्रीय मिशन है। इसका उद्देश्य फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN की सार्वभौमिक प्राप्ति को सुनिश्चित करना है। इससे वर्ष 2026-27 तक प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत में और कक्षा 5 तक पढ़ने लिखने तथा अंकगणित में सीखने की वांछित क्षमता प्राप्त कर सकेगा। अब बात करते हैं चुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि वह मुफ्त उपहार फ्रीबीज की पेशकश करने वाले राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द नहीं कर सकता है। देखिए, चुनाव आयोग के अनुसार चुनाव से पहले या बाद में किसी भी मुफ्त उपहार की पेशकश या वितरण किसी राजनीतिक दल का एक नीतिगत निर्णय है। आयोग ने यह भी कहा कि ऐसी नीतियां आर्थिक रूप से व्यवहार हैं या नहीं, अथवा क्या वे प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, यह सब संबंधित राज्य के मतदाता निर्धारित करते हैं। इससे पहले सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह मुफ्त उपहारों की जांच के लिए राजनीतिक दलों से परामर्श के बाद दिशा निर्देश तैयार करे। वर्ष 2016 में चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए आदर्श आचार संहिता के भाग 8 के तहत ऐसे दिशा निर्देश या निर्देशों को शामिल किया था। चुनाव आयोग ने कहा कि उसने कानून मंत्रालय को भी सिफारिशें की हैं कि उसे राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए, अर्थात चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने कहा कि आयोग सत्तारूढ़ दल द्वारा लिए गए निर्णयों एवं नीतियों को विनियमित नहीं कर सकता है, इसलिए कानून में ऐसा कोई प्रावधान किए बिना इस तरह की कार्रवाई शक्तियों के अतिरेक अर्थात ओवररीच प्रयोग के समान होंगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाम समाज कल्याण संस्थान और अन्य 2002 के मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया था कि भारत का चुनाव आयोग केवल निम्नलिखित स्थितियों में ही राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द कर सकता है। पहला, यदि राजनीतिक दल धोखाधड़ी या जालसाजी के द्वारा पंजीकरण प्राप्त करता है। दूसरा, यदि राजनीतिक दल की संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा समाप्त हो जाती है तथा ऐसा कोई भी आधार जहां आयोग की ओर से किसी जांच की मांग नहीं की जाती है। आगे देखते हैं। देखिए, चुनावी मुफ्त उपहार या फ्री बीज की बात करें तो चुनावी वादों के हिस्से के रूप में राजनीतिक दलों द्वारा तर्कहीन मुफ्त उपहारों की पेशकश या वितरण है ये, ठीक है। जो चुनावी मुफ्त उपहार या
उपहार है यह लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मूल भावना के खिलाफ है, जो ये चुनावी मुफ्त उपहार होते हैं। साथ ही यह कई सारे मुद्दों को जन्म देता है, जैसे कि घूसखोरी और मतदाताओं में अनुचित प्रभाव, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के बीच समान अवसर को बाधित करना, राजकोष पर भारी बोझ डालता है और इनसे सामाजिक परिणामों में कोई सुधार नहीं आता है। आगे बात करते हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय शहरों व जिलों को हीट स्ट्रेस से सुभेद्य लोगों की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, एक्सपेंडिंग हीट रेजिलियंस अक्रॉस इंडिया हीट एक्शन प्लान हाईलाइट्स 2022 रिपोर्ट में शहरों और जिलों को सुभेद्य लोगों की सुरक्षा के प्रयासों में तेजी लाने के लिए कहा गया है। यह रिपोर्ट भारत के मौसम विज्ञान विभाग और अन्य एजेंसियों के सहयोग से नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल ने तैयार की है। रिपोर्ट के महत्वपूर्ण फाइंडिंग की बात करें तो पहला है, गर्म मौसम भारत और विश्व के अन्य हिस्सों में सुभेद्य समुदायों के लिए एक प्रमुख स्वास्थ्य खतरा है। हीट स्ट्रेस जैसे कि शारीरिक बीमारियां और उच्च तापमानों अक्सर आर्द्रता के संपर्क में आने के कारण जो लक्षण पैदा होते हैं, उनसे विश्व भर में 6.8 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। भारत में पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिम भारत, पश्चिम मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में हीट वेव की अधिक आशंका बनी रहती है। हीट एक्शन प्लान समुदायों की रक्षा करने और चरम गर्मी से लोगों को जान बचाने के लिए आवश्यक हैं। वर्ष 2013 में अहमदाबाद जो है हीट एक्शन प्लान बनाने वाला भारत और दक्षिण एशिया का पहला शहर बना था। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग हीट एक्शन प्लान में कौन से प्रमुख तत्व शामिल होते हैं इनको भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो जन जागरूकता के निर्माण के लिए सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करना, निवासियों को सचेत करने और अलग अलग एजेंसियों के बीच समन्वय के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली, स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच क्षमता निर्माण तथा किसानों, निर्माण श्रमिकों और यातायात पुलिस जैसे सुभेद्य समूहों को केंद्र में रखना, अनुकूलन उपायों को लागू करना। अब आगे देखते हैं। तो देखिए, भारत का मौसम विज्ञान विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA वर्ष 2019 में पहचाने गए 23 हीट वेव प्रवण अर्थात प्रोन राज्यों के साथ मिल करके कार्य कर रहे हैं। इसका उद्देश्य हीट एक्शन प्लान विकसित करना है। हीट अलर्ट जारी करने के लिए कलर कोड सिग्नल विकसित किए गए हैं। इसी अनुरूप कार्रवाई की जानी चाहिए। कलर कोड सिग्नल एवं संबंधित कार्रवाई जो है कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि ग्रीन अलर्ट मतलब कोई कार्रवाई नहीं, येलो अलर्ट अपडेटेड जानकारी प्रदान करना, ऑरेंज अलर्ट कार्रवाई के लिए तैयार रहना था, रेड अलर्ट मतलब कार्रवाई करना। आगे बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड का सामना कर रहे दोषियों की समग्र जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यायालय ने रेखांकित किया है कि मृत्युदंड को केवल दुर्लभ में भी दुर्लभतम अर्थात रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में ही उचित सजा के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इन मामलों में भी न्यायालयों को उस व्यक्ति के बारे में अच्छी तरह से सूचित किया जाना चाहिए जिसे मृत्युदंड दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान में सजा की सुनवाई में केवल मूल विवरण शामिल होते हैं, जैसे कि दोषी की अपनी पारिवारिक संरचना, शैक्षणिक योग्यता और गिरफ्तारी से पहले उसके कार्य की स्थिति। उस व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन को प्रस्तुत करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता है। उल्लेखनीय है कि निम्नलिखित के कारण मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक माना जाता है, जैसे बचपन की प्रतिकूल स्थितियों के अनुभव, विगत कई पीढ़ियों से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का इतिहास, दुखदायी घटनाओं का सामना करना तथा पारिवारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। ये कई सारे ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। शमन अन्वेषक अर्थात सजा कम करवाने वाले जांच अधिकारी ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए व्यापक विश्लेषण के माध्यम से इसमें मदद कर सकते हैं। शमन अन्वेषक जो होते हैं ये समाजकार, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, अपराध विज्ञान, मनोविज्ञान और अन्य सामाजिक विज्ञान में योग्य पेशेवर होते हैं। ये समन की जा सकने वाली परिस्थितियों का पता लगाकर न्यायालयों को दंड निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं। वे अपनी रिपोर्ट के माध्यम से मुकदमे के दौरान मृत्युदंड की सजा प्राप्त कैदी के जीवन के अनुभवों पर एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट 39A ने एक समन अन्वेषक का प्रावधान किया है। अब बात करते हैं भारत में मृत्युदंड से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय और प्रावधानों की। तो देखिए, पहला केस आता है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980। इस वाद में ही उच्चतम न्यायालय ने दुर्लभ से भी दुर्लभतम अर्थात रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो ध्यान रखिए, कब किया था? बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 में। इस सिद्धांत के अनुसार दुर्लभतम मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। मृत्युदंड केवल तब दिया जाना चाहिए जब कोई वैकल्पिक उपाय शेष ना रहा हो। दूसरा है केहर सिंह बनाम भारत संघ 1989। कार्यपालिका की क्षमादान शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है, ऐसा कहा गया। वहीं तीसरा भगवान दास बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
2011 ऑनर किलिंग के मामलों में मृत्युदंड पर विचार किया जा सकता है। वहीं शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ 2014 इस मामले में फांसी की सजा के क्रियान्वयन में हो रही देरी पर विचार किया गया था। वहीं विधि आयोग 262वीं रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार आतंकवाद और युद्ध छेड़ने संबंधित अपराधों के अलावा अन्य सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। आगे बात करते हैं, अगला है बंगाल तट सबसे अधिक अपरदन अर्थात इरोजन का सामना कर रहा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया है कि भारत की मुख्य भूमि की कुल 6,907.18 किलोमीटर लंबी तट रेखा का लगभग 34% हिस्सा 34% हिस्सा अलग अलग स्तरों के अपरदन तथा इरोजन का सामना कर रहा है। तट रेखा को समुद्री तट या किनारे के जल की निर्दिष्ट सतह से मिलन बिंदु के रूप में परिभाषित किया जाता है। उदाहरण के लिए उच्च जल वाली तट रेखा समुद्र किनारे या समुद्र तट के साथ औसत उच्च जल की सतह के मिलन बिंदु होगी। अपरदन के कई सारे कारण, जैसे प्राकृतिक घटना के कारण अपरदन, इसमें महासागरीय परिघटना का हाइड्रोडायनेमिक जलगतिकीय प्रभाव शामिल है, जैसे कि लहरें, ज्वार, समुद्री धाराएं, तलछट की कमी आदि। इन कारणों से तलछट का यहाँ वहाँ जमाव होता है और तटों के आकार में परिवर्तन होता है। अगला है मानवीय हस्तक्षेप के कारण अपरदन। तटीय क्षेत्रों में कारखानों, घरों आदि जैसे अनियोजित निर्माण और पर्यटन के माध्यम से वाणिज्यिक उद्देश्यों से तटीय क्षेत्रों का अतिक्रमण किया जाता है। अपरदन रोकने के लिए किए गए उपायों की बात करें तो राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS ने तटीय सुभेद्यता सूचकांक कोस्टल वनरेबिलिटी इंडेक्स का एक एटलस तैयार कर इसे प्रकाशित किया है। किसने? राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने। भारतीय तट से सटी तटरेखा में परिवर्तन का राष्ट्रीय आकलन रिपोर्ट वर्ष 2018 में जारी की गई थी। यह तटरेखा संरक्षण उपायों के मूल्यांकन और कार्यान्वयन पर लक्षित थी। वहीं 15वें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष के तहत अपरदन को रोकने के लिए उपशमन उपायों हेतु विशेष सिफारिशें की थी। प्रतिशत के आधार पर देखें तो पश्चिम बंगाल को वर्ष 1990 से लेकर 2018 की अवधि में अपने लगभग 60.5% समुद्री तट के अपरदन का सामना करना पड़ा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर केरल है, तीसरे पे तमिलनाडु, चौथे पे गुजरात का स्थान आता है। आगे चलते हैं, जो सुर्खियों में चीज़ें नहीं उनकी बात करते हैं। क्षेत्रीय परिषद, तो देखिए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक जो है वो 26 अप्रैल को कोलकाता में आयोजित की जाएगी। इसमें बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड आदि राज्य शामिल हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्षेत्रीय परिषद का विचार प्रस्तुत किया था। इसका उद्देश्य राज्यों के बीच सहयोग की भावना से कार्य करने की आदत को विकसित करना था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं और सदस्य के रूप में मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत 2 अन्य मंत्री होते हैं। साथ ही क्षेत्र में शामिल केंद्र शासित प्रदेशों से भी 2 सदस्य होते हैं। आगे बात करते हैं एक्जिम बैंक अर्थात निर्यात आयात बैंक के बारे में। तो देखिए एक्जिम बैंक वर्ष 2022-23 वित्त वर्ष 2023 में विदेशी बॉन्ड के माध्यम से लगभग $3 बिलियन जुटाने की योजना बना रहा है। कितना? $3 बिलियन। उसका लक्ष्य नए ऋण प्रदान करने और पुराने ऋण के एक हिस्से का पुनर्वित्त करने के कार्य को समर्थन देना है। एक्जिम बैंक के बारे में बात करें तो इसे भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत भारत सरकार ने स्थापित किया है। यह विदेशी भारतीय संस्थानों, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और विदेशों में अन्य संस्थानों को लाइन ऑफ क्रेडिट LOC प्रदान करता है। बैंक का उद्देश्य उन देशों में क्रेताओं को विकासात्मक एवं अवसंरचना परियोजनाओं, वस्तुओं और सेवाओं को भारत से आस्थगित अर्थात भावी निर्धारित अवधि से भुगतान योग्य ऋण शर्तों पर आयात करने में सक्षम बनाना है। आगे बात करते हैं जूट की। तो देखिए केंद्र ने जूट बेलर के लिए कच्चे जूट की अधिकतम स्टॉक सीमा 500 कुंटल 750 कुंटल से घटा करके 500 कुंटल और व्यापारियों के लिए 150 कुंटल से घटा करके 50 कुंटल कम कर दी है। यह कदम बाजार में कच्चे जूट की जमाखोरी को प्रतिबंधित करेगा, साथ ही जूट मिलों को उचित मूल्य पर इसकी आपूर्ति को आसान बनाएगा। जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। यह एक नरम, लचीला और मजबूत रेशा है। इसे कारकोरस ओलिटोरिस सफ़ेद जूट और कोरकोरस कैप्सुलरिस टोसा जूट नामक पौधों से प्राप्त किया जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का स्थानिक पादप है। भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह कच्चे जूट में 50% और जूट से निर्मित सामान में 40% का योगदान देता है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की। तो देखिए
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में NTCA की 20वीं बैठक की अध्यक्षता की है। NTCA ने 3 रिपोर्ट जारी की है। पहला, टाइगर री इंट्रोडक्शन एंड सप्लीमेंटेशन इन वाइल्ड प्रोटोकॉल, टाइगर रिजर्व के लिए फॉरेस्ट फायर ऑडिट प्रोटोकॉल, तथा तीसरा है टाइगर रिजर्व का टेक्निकल मैनुअल ऑन मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन MEMEE। टाइगर रिजर्व में MEE अर्थात टेक्निकल मैनुअल ऑन मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन अभ्यास वर्ष 2006 में शुरू किया गया था। अब तक इसके 4 चरण पूरे हो चुके हैं। ठीक है। NTCA की बात करें तो यह एक वैधानिक निकाय है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्रदान की गई एक व्यापक पर्यवेक्षी समन्वय की भूमिका का निर्वहन करता है। यह राज्य सरकार द्वारा तैयार बाघ संरक्षण योजनाओं को मंजूरी प्रदान करता है। आगे बात करते हैं पिनाका मिसाइल प्रणाली की। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय सेना ने पिनाका MK1 एनहेंस्ड रॉकेट सिस्टम EPRS तथा पिनाका एरिया डिनाइल म्यूनिशन ADM रॉकेट सिस्टम की उड़ान का पोखरण रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। EPRS अर्थात पिनाका MK1 एनहेंस्ड रॉकेट सिस्टम पिनाका का उन्नत संस्करण है। यह मिसाइल को 45 किलोमीटर की मौजूदा रेंज से अधिक लगभग 70 किलोमीटर की रेंज प्रदान करता है। यह मिसाइल पिछले 1 दशक से भारतीय सेना के पास है। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, MBRL प्रणाली है। यह 44 सेकंड की अवधि में 12 रॉकेट दाग सकती है। वहीं प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही PM दक्ष योजना की बात करें तो सरकार ने घोषणा की इस योजना के तहत आगामी 5 वर्षों में लगभग 2,71,000 लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। PM दक्ष योजना की बात करें तो ध्यान रखिएगा, यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की कौशल विकास से जुड़ी योजना है। ठीक है। स्किल्ड इम्प्रूवमेंट स्कीम है। इसे वर्ष 2020-21 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य कौशल उन्नयन, पुनः कौशल प्रदान करना, अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा स्वरोजगार पर ध्यान, दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सफाई कर्मचारी आदि वर्गों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना है। योजना का कार्यान्वयन 3 निगमों के माध्यम से होता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से। आगे चलते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस के बारे में। तो इसे प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है। यह होम्योपैथी के जनक जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। होम्योपैथी 2 अपरंपरागत सिद्धांतों पर आधारित है। पहला लाइक क्योर्स लाइक, दूसरा है न्यूनतम खुराक का नियम। पहला लाइक क्योर्स लाइक की बात करें तो यह धारणा कि स्वस्थ लोगों में समान लक्षण पैदा करने वाले पदार्थ से बीमारी ठीक हो सकती है। दूसरा न्यूनतम खुराक का नियम, यह धारणा कि दवा की खुराक जितनी कम होगी उसकी प्रभावशीलता उतनी ही अधिक होगी। भारत सरकार द्वारा होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उसमें है पहला आयुष मंत्रालय का निर्माण किया गया 2014 में। दूसरा राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग की स्थापना की गई 2021 में। आगे बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी पुरस्कार के बारे में। तो उपराष्ट्रपति वर्ष 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और संगीत नाटक पुरस्कार प्रदान करेंगे। ललित कला अकादमी की फेलोशिप और वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 19 अप्रैल को प्रदान किए जाएंगे। संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो संगीत नाटक अकादमी देश में निष्पादन कला के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्यरत है। अकादमी को वर्ष 1953 में स्थापित किया गया था। यह संगीत, नृत्य और नाटक के रूपों में व्यक्त भारत की विविध संस्कृति की समृद्ध अमूर्त विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन पर लक्षित है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार राष्ट्रीय सम्मान है। इन्हें निष्पादन कला के क्षेत्र में प्रदर्शन करने वाले कलाकारों, शिक्षकों और विद्वानों को सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। ललित कला अकादमी की बात करें तो इसकी स्थापना नई दिल्ली में वर्ष 1954 में 1954 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में, जबकि ललित कला अकादमी की स्थापना एक वर्ष बाद 1954 में की गई थी। ललित कला अकादमी प्राचीन, आधुनिक और समकालीन भारतीय कलाओं के विभिन्न जटिल, मार्मिक एवं बहुस्तरीय रूपों को बड़े पैमाने पर स्थापित, संरक्षित एवं उनका दस्तावेजीकरण करता है। इस प्रकार उनके संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट करती है यह जो ललित कला अकादमी है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।